नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्ते ने काटा है। गोल्डन पाम सोसाइटी में कुत्ते का ये हमला हुआ। सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी की ये घटना है। तो लिफ्ट में 2 बच्चों पर अटैक किया कुत्ते ने। ये सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी की घटना है। इस तरह की घटनाएं हमने पिछले दिनों देखी हैं। लिफ्ट में इस तरह के अटैक्स कुत्तों के द्वारा कई बार देखने को मिले हैं। ग्रेटर नोएडा में ही इस तरह की घटना हुई थी और नोएडा में भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है। और ये कुत्ते अचानक से इस तरह से अटैक कर देते हैं और लिफ्ट में चूंकि और लोग भी साथ साथ होते हैं और कब ये कुत्ते अटैक कर दें, इस तरह की घटनाएं लगातार सबकी चिंता और परेशानी बढ़ाने वाली। आनंद कुमार इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पाई है? हम देख तो रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से कुत्ते ने अटैक कर दिया 2 बच्चों पर। अब 2 बच्चों की हालत कैसी है, क्या डिटेल्स हैं? जी, मैं आपको बता दूं, नोएडा के सेक्टर 168 में द गोल्डन पाम सोसाइटी में लिफ्ट में 2 बच्चे के ऊपर पालतू जानवर या कहीं पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनको ज्यादा गंभीर नहीं, छोटी चोटें आई हैं। जिसके बाद लड़के की इमरजेंसी दबा के लिफ्ट को रोका गया और बच्चों को बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी लगातार नोएडा और एनसीआर से लेकर इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या प्रशासन कब तक जागेगा। नोएडा अथॉरिटी ने, आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही एक नोटिस लेकर आई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि अगर पालतू जानवर से किसी भी बच्चे को काटा जाता है तो उसका पेनल्टी 10,000 और तमाम खर्च उस डॉग ओनर को ही उठाना पड़ेगा। तो इसके बाद एक बार फिर एक घटना सामने आई है, जिसके बाद एक सवाल होता है कि क्या अभी डॉग ओनर की लापरवाही कभी रुकेगी या मामला दरअसल एक के बाद एक बढ़ता ही जाएगा। जी आनंद, ये इस तरह की घटनाएं जैसे आपने कहा दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही हैं और ये नोएडा की आप तस्वीर देख रहे हैं, सेक्टर 168, और वहाँ पर इस तरह की घटना एक बार फिर से घटी है। और जो ओनर्स होते हैं, जो पेट डॉग्स को रखते हैं, अब कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगातार खुलासे हो रहे हैं। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की वीडियो सीरीज ने दिल्ली के सियासी संग्राम में हंगामा मचा दिया है। बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये वीडियो जारी कर रही है। आज एक और वीडियो जारी कर दिया गया, जिसमें तिहाड़ जेल की बैरक में पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरा वीडियो सत्येंद्र जैन की सेवा पानी का है, जो जेल में सलाखों के पीछे जो खातिरदारी हो रही है सत्येंद्र जैन की। और तीसरा वीडियो जैन के लिए जेल में खाने का इंतजाम करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें सत्येंद्र जैन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा वीडियो भी सत्येंद्र जैन की खातिरदारी का है, जिसमें उनकी मसाज से लेकर चंपी तक की जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी खातिरदारी, जेल में बंद रहते हुए और विवादों के केंद्र में आ गए हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी की लगातार घेराबंदी जारी है। बीजेपी एक के बाद एक नए वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। इस बीच जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन कुछ लोगों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सत्येंद्र जैन के साथ निलंबित सुपरिंटेंडेंट भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है, पहले सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की बैरक में अजीत कुमार के साथ बैठक कर चर्चा कर रहे हैं और फिर उसके बाद लेट जाते हैं और ये चर्चा काफी देर तक चलती रही। इस वीडियो को बीजेपी ने जारी किया है। तो जेल की बैरक में सत्येंद्र जैन की ये मुलाकात अजीत कुमार के साथ, और वहीं शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो के सामने आते ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है। किस प्रकार से एलईडी टीवी से देखने से लेकर मिनरल वाटर, और उनको किस प्रकार से वहां पर एक दरबार लगाने दिया गया, वहां पर फिजियोथेरेपी के नाम पर मालिश करने दी गई, और वो भी एक चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा। ये दिखाता है कि ये कोई फिजियोथेरेपी थी ही नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी। और इसीलिए मंत्री रखा गया था सत्येंद्र जैन को, ताकि वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए, वहां पर वसूली भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से और अपने लिए वीवीआईपी सेवाएं भी ले सके। अब अरविंद केजरीवाल, आपने इन सारी चीजों को डिफेंड किया, आपने एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कहा। बताइए कि क्या आप देश से माफी मांगेंगे और क्या सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे?
तो आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, अब नए नए वीडियोस सामने आ रहे हैं, कहीं मसाज हो रही है, खातिरदारी हो रही है, ड्राई फ्रूट्स परोसे जा रहे हैं, बिस्लरी पानी पहुंचाया जा रहा है। अब ये नया वीडियो जिसमें जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ ये गपशप वहां पर हो रही है, बातचीत हो रही है, अब ये कितने वीडियोज आएंगे? और हमलावर है बीजेपी, नए नए वीडियोज जारी कर रही है। जी मैं आपको बता दूं, जी आपने बिल्कुल सही कहा, लगातार बीजेपी सीसीटीवी के सामने आने के बाद हमलावर है। और अब ये आप लास्ट वीडियो देखें तो उसमें साफ देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि जब खुद जेल सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर, बैरक के अंदर आके खुद मंत्री से मिलता है, और उससे पहले आप देख सकते हैं तमाम अंडर ट्रायल प्रिजनर से भी लगातार बातें हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ही हैरान करता है विजुअल कि दिल्ली के मंत्री जिनने खुद संविधान की कसम खा के दिल्ली में मंत्री बने थे, तिहाड़ जेल में आज बंद हैं, उसके बाद ही कैसे कानून की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप उस विजुअल्स में देखेंगे तो थोड़ी देर बाद बैरक का गेट भी खुलता है और सीधे जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार अंदर आते हैं। तो ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर तमाम प्रिजनर्स एक्ट और ऐसे ऐसे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये मंत्री जो खुद संविधान की शपथ लेते हैं और उस संविधान की शपथ लेने के बाद जब वो अपना कार्यकाल शुरू करते हैं और तो फिर उसी संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं बीजेपी लगातार हमलावर है। तो दरअसल ये पहले कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। जी, और ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ा सवाल तो खड़ा करती हैं आनंद, कि जेल में रहते हुए एक आम कैदी को तो इस तरह की सहूलियत, इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल सकती। अब जवाब तो इस पर अरविंद केजरीवाल को देना होगा कि एक उनके जो मंत्री हैं, जो जेल में बंद हैं, जिन पर करप्शन के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, और वहां पर ये इतनी खातिरदारी हो रही है। अब ये इन वीडियोज की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो खड़े करते हैं ना ये वीडियोज। और वो पार्टी जो कि एंटी करप्शन के प्लैंक पर आई थी, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को जिसने आगे बढ़ाया था, उसके बलबूते इस पार्टी को बनाया गया। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो पार्टी थी जो एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या कहें लगातार एक करप्शन की ऐसी जननी के बाद निकली थी, जिसने वादा किया था हम देश की राजनीति को बदल देंगे। लेकिन देश की राजनीति की तो छोड़िए, उन्हें जो सियासत इस वक्त बदल दी है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है, या कहीं नहीं ही हुआ है, कोई एक मंत्री जो पिछले 5 महीनों से लगातार बंद है जेल में और उसका इस्तीफा ना लिया गया हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नाम की चीज़ होती है कि अगर कोई मंत्री जेल जा रहा होता तो उसको रिजाइन करना होता है। उस रिजाइन करने की तो छोड़िए, लगातार पिछले 5 महीने से सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के खुद जेल मंत्री हैं, वो खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगातार मनी लॉन्ड्रिंग, आप समझ रहे हैं PMLA एक्ट, जिसमें खुद एक सीरियस ऑफेंडर होता है, उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए मंत्री पद से। लेकिन पिछले 5 महीने से लगातार मंत्री जेल में बंद है और लगातार सुदेश चंद्रशेखर से लेकर तमाम आरोपों पे एक के बाद एक लगते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी न जाने क्या मजबूरियां हैं अरविंद केजरीवाल की, जो लगातार उनको रिजाइन करने से रोक रही हैं और जेल के अंदर VVIP कल्चर का वो भोग कर रहे हैं। जिसके बाद लगातार उन आरोपियों पे भी इल्जाम, राइट टू इक्वालिटी आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सबको विशेष अधिकार देता है, सबको समान अधिकार देता है, तो उसमें वो साफ कहता है कि हर एक नागरिक देश में बराबर है। तो लेकिन लगातार आप देख सकते हैं तिहाड़ के अंदर सत्येंद्र जैन का जिस प्रकार का VIP कल्चर देखने को मिल रहा है, उससे सवाल उठता है कि क्या मजबूरियां हैं अरविंद केजरीवाल की जो इनसे अब तक रिजाइन लेने पे मजबूर ना कर रही हैं। और इसके बाद लगातार वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके प्रिजन एक्ट से लेके तमाम ऐसे कानून हैं जो सबको बताते हैं कि CRPC कैसे फॉर्मल मंत्री अगर रिजाइन करेगा जेल जाएगा, उसके बाद कैसे रहेगा, बैरक बंद होगी, बिस्लरी वाटर नहीं होता, AC के आप वायर देख सकते हैं, TV आप देख सकते हैं। तो तमाम VIP कल्चर से मंत्री को लैस किया गया है और कहने को ही वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन सारी सुख सुविधाएं लगातार एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा भोग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन हो रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर यह दरअसल प्रदर्शन किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित वहां पर नंगे पैर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों का, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का यह प्रदर्शन चल रहा है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, कश्मीरी पंडितों में ये असुरक्षा की भावना ऐसी कोई ये नई बात नहीं है। लगातार जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह के विरोध प्रदर्शन पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। अब ये कश्मीरी पंडितों को कुछ आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है, या क्यों ये असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा प्रबल होती जा रही है उनके बीच?
जी बिल्कुल मीमांसा, जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो कश्मीर में टारगेट किलिंग है वो हो रही है, बाकायदा तौर पर जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बाहरी राज्यों से जो लेबर वहां पे काम करती है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो माना जा रहा है, और खास करके जो पीएम पैकेज के तहत जो रिक्रूटमेंट हुई एम्प्लॉयज जो है उनको कश्मीर घाटी में काम करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से बड़े सारे जो किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग्स हुई, कई सारे जो टीचर्स हैं उनको टारगेट किया गया, तो ये लोग काफी देर से पिछले 6 महीने से जो है वो लगभग ये मांग कर रहे हैं कि इनको रीलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी थ्रेट है और किसी भी तरह का सिक्योरिटी कवर उनको नहीं है, और ऐसे हालात में कश्मीर में उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। और ये काफी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर इन लोगों ने रिलीफ कमीशन ऑफिस है कैनाल हेड, वहां से लेकर जम्मू प्रेस क्लब के तक जो है वो नंगे पांव बिना किसी चप्पल जूता पहने हुए जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन किया। और ये लोग आप देख सकते हैं इनके हाथों में बैनर्स हैं, और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको रीलोकेट किया जाए, और जब तक जो है वो हालात सामान्य नहीं होते, सुधार नहीं होता, तब तक इनको जो है वो यहाँ सेफ जगह पे जम्मू डिवीजन में इनको जो है वो यहाँ रीलोकेट किया जाए, इनको लगाया जाए, और उसके बाद ये लोग उन वहां जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जो है वो बात करते हैं। जी, क्या अभी कोई बात हुई, कोई पेशरफ्त हुई है सरकार से आपकी? क्या कुछ एश्योरेंस मिला है कहीं से? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट बात है कि 6 महीने से हमें सड़कों पर रखा गया है। हमारी मदद ना कर, हमारी मदद करने की बजाय आपने हमें सप्रेसिव ऑर्डर्स दिए, हमारी सैलरियां बंद की, हमें डिस्ट्रेस दिया, हमें डेस्टिट्यूशन दिया। आपने लगातार ऐसी हथकंडे अपनाए जिससे हम एम्प्लॉय तड़पते रहे, हमारी फैमिलीज की हार्डशिप बढ़ती रहे, हमारे बच्चों की एजुकेशन सफर होती रहे। हम 6 महीने से यही गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीर घाटी के हालात नहीं ठीक है, टारगेट किलिंग्स हो रही है लगातार, उन्होंने हमें टारगेट बनाया है। आप फेल रहे हमें सिक्योरिटी मुहैया कराने में। एक किलिंग के बाद ये बात नहीं बोल रहे, लगातार 24 किलिंग के बाद ये बात बोल रहे हैं हम आपको। हम वहां पे सिक्योर फील नहीं करते। हमारा राइट टू लाइफ है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। नहीं, वही मैंने सवाल किया कि क्या कुछ एश्योरेंस हुआ, कोई हायर अथॉरिटी से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? देखिए, हमें टोटल इग्नोर किया गया है। हमने लगातार डिमांड की कि हमारी डिमांड सुनिए, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। हमारे को टोटल इग्नोर किया जा रहा है, हमारी डिमांड्स को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। देखो, ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है जिस तरह यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 6 महीने से पीएम पैकेज एम्प्लॉय को लेकर एक हॉट स्टैंड और एक हार्ड अप्रोच लिया है। आपने हमारी इमोशंस के साथ पिछले 12 साल खिलवाड़ किया, आपने हमें पैरालाइज किया, आपने हमें हिरास किया पिछले 12 साल में। ये सब चीजें हमने इनको बियर किया, लेकिन जब अब किलिंग हुई है, 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने बलिदान दिया वर्किंग पुलिस पर, 5 एम्प्लॉयज की किलिंग हुई है, वो एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद एक पीएम पैकेज एम्प्लॉय पूरी डर के माहौल में, वो इस डर के माहौल में आवाज नहीं यहाँ कुछ लेडीज जो हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या जो लगातार पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बाकायदा तौर पर आप जो है वो नंगे पांव इस प्रोटेस्ट को में शामिल हुए? लगभग 199 डेज से हम प्रोटेस्ट पर हैं। तो हमारी एक ही मांग है, वन सोल्यूशन, रिलोकेशन। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने और हमें रिलोकेशन आउटसाइड कश्मीर प्रदान करे। और हमें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, और हमारी सैलरीज को रिलीज भी करे। हमारी 6 महीने से सैलरीज भी बंद है। आप एम्प्लॉई हैं? जी, हम कहाँ पे हैं आप और किस पद पर हैं? मैं श्रीनगर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। फाइनेंस जी, डिपार्टमेंट। ये तमाम इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो शामिल हैं। ये अभी जैसा हमने बात की कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में श्रीनगर में तैनात हैं, और ये मांग की जा रही है लगातार कि इनको सेफ जगह पे कश्मीर से बाहर जो है वो इनको रीलोकेट किया जाए। काम करने में इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट इनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द, बहुत बड़ी परेशानी है। और ये भी मांग की जा रही है कि सरकार ने, चूंकि ये इस वक्त जो है वो जम्मू में है और पिछले कुछ समय से इनकी जो सैलरीज हैं वो रोकी गई हैं, उसको भी रिलीज किया जाए। जी मीमांसा जी। जी, तो सैलरी नहीं मिल रही है, एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा रीलोकेट किया जाए कश्मीर के बाहर, क्योंकि असुरक्षा की जो भावना है वो लगातार हावी होती जा रही है लोगों पर, जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स का दौर हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब बॉर्डर पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। अमृतसर सेक्टर में 2 ड्रोन भारतीय सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन जवानों ने फायरिंग कर एक को गिरा दिया और दूसरा ड्रोन वापस भाग गया। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतसर सेक्टर की दाउकेट चौकी के करीब रात 10 बजे ये ड्रोन मूवमेंट देखा गया था। तो पाकिस्तान की बड़ी साजिश को
विफल कर दिया गया। बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन और एक ड्रोन वापस भाग गया। गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। कुछ मिनटों में ही ड्रोन की आवाज बंद हो गई। इसके बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन खेतों में गिरा मिला। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तस्कर बड़ी खेप को सरहद पार पहुंचाने में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ पठानकोट सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 तस्करों को भी जवानों ने खदेड़ दिया। पठानकोट सेक्टर में फरईपुर चौकी के करीब गश्त कर रहे जवानों ने थर्मल कैमरे की मदद से 2 घुसपैठियों को देखा था। ये पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी फरईपुर के करीब थे। बॉर्डर पर बटालियन 121 के जवान गश्त कर रहे थे। जवानों ने सतर्कता के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तस्करों को वापस लौटना पड़ा। तो आप देख रहे हैं पठानकोट में ये 2 घुसपैठिए जिनको सेना ने पहले उन पर फायरिंग की और ये वहां से निकल गए। बीएसएफ ने गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वही तस्वीर, और एक ड्रोन को मार गिराने में, नीचे गिराने में कामयाबी हासिल हुई सुरक्षा बलों को। अमृतसर सेक्टर में ये पाकिस्तान के 2 ड्रोन आज घुसे थे। तो लगातार हम देख रहे हैं ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है यहाँ पर हथियारों की खेप पहुंचाने में, और ये एक बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की ओर से जिसको विफल कर दिया गया। दूसरी ओर आप देख रहे हैं पठानकोट में ये 2 घुसपैठिए, सेना की फायरिंग हुई जिसके बाद ये वापस लौट गए। तो ड्रग्स के सहारे से वहां पर हथियार गिराए जाते हैं और फिर इन हथियारों के जरिए एक साजिश रची जाती है। अमृतसर में ये पाकिस्तानी ड्रोन नीचे गिराया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने, और पठानकोट में घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। और अब श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर। आफताब का मेडिकल टेस्ट। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के बाद आफताब को लेकर निकली है पुलिस। पुलिस को आफताब का आधार कार्ड मिला है। छतरपुर के फ्लैट से मिला है यह आधार कार्ड। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। तो लगातार अलग अलग सुराग तलाशने में लगी हुई है दिल्ली पुलिस। छतरपुर के फ्लैट से उसका आधार कार्ड मिला है। होटल के कुछ बिल भी वहां से बरामद किए गए हैं। और वहीं आज आफताब की रिमांड भी खत्म हो रही है। ऐसे में अदालत में पेशी से पहले उसका मेडिकल कराया गया है और अब कोशिश यही है कि उसकी कस्टडी को एक्सटेंड कराया जाए, क्योंकि अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है और लगातार जानकारी उससे जुटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार वो दिल्ली पुलिस की टीम को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की थीं, ये भी अहम जानकारी अब इस वक्त मिल रही है। हड्डियों से श्रद्धा के पिता के डीएनए का मिलान हुआ है। फोरेंसिक टीम ने दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी है। तो पहले जो हड्डियां जो बरामद की गई थी जंगल से, उन्हें भेजा गया था जांच के लिए, और जब डीएनए जांच हुई है तो पता चला है ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। हड्डियों से श्रद्धा के पिता के डीएनए का मिलान हुआ है। फोरेंसिक टीम ने दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी है, क्योंकि अभी तो यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो आफताब ने जानकारी दी कि उसने शव के 35 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, तो उन टुकड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। और फिर ये पता करना भी जरूरी है कि क्या वो इंसान की ही हड्डियां हैं या फिर किसी और की। और अब ये डीएनए का मिलान हो गया है, यानी कि अब एक बात ये साफ हो गई है कि जो हड्डियां बरामद की गई हैं वो श्रद्धा की ही हैं। और श्रद्धा मर्डर मामले में आपको बता दें, आफताब का आज फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आफताब से 3 दिनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन एफएसएल अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आफताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी 4 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है और नार्को टेस्ट भी होना है। ऐसे में पुलिस कोर्ट से आफताब की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। तो अभी हमने आपको बताया कि मेडिकल हो चुका है, अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी कस्टडी की एक्सटेंशन की मांग दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी, क्योंकि अभी तक सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है उसमें भी आफताब लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई बार वो अपने बयान से पलट जाता है और ऐसे में अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट भी पूरा किया जाना है और उसका नार्को टेस्ट भी होना है। और वहीं बिहार के सहरसा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी मोहम्मद आफताब आलम ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की और फिर मारपीट करने लगा। पीड़िता ने बताया कि आफताब ने शादी से पहले भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात भी कराया। आरोपी ने पीड़िता से लगभग 2 लाख रुपए के जेवर भी लिए। इसके बाद जब वो आरोपी आफताब आलम के घर पहुंची तो उसके पिता अब्दुल मजीद
बहनोई माहिबुल्ला और चचेरे भाई खुर्शीद आलम सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने पीड़िता के साथ गाली गलौज की और उसे घर से भगा दिया। का प्यार हुआ था और मुस्लिम लड़का हम नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग का 2 साल तक शोषण करते रहा। बोला कि शादी करेंगे, शादी नहीं किया। उसके बाद बोला कि हम ले जाएंगे तुमको। शादी उदी कोर्ट मैरिज उरेज कर लिया, शोषण करते रहा। 2 बार हमको अबॉर्शन भी करवा दिया वो लड़का। उसका लड़का का नाम है आफ्ताब आलम, उसका पापा का नाम है अब्दुल मजीद, और चचेरा भाई खुर्शीद आलम, जीजा उसका महगुल्ला, और उसका बड़े भैया गुलजार आलम सब मिलकर हमको धमकी देने लगा कि नहीं, तुमको नहीं रखेंगे, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मार के फेंक देंगे, तुम हिंदू लड़की हो, ये सब। तो जबरन की शादी और उसके बाद घर से भगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। गोरेगांव पुलिस ने सोशल मीडिया के कथित सेलिब्रिटी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाकर फेमस हो गया था और इसी आधार पर लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया आरोपी पुखराज देवासी सोशल मीडिया पर रसूख दिखाने के लिए खुद को राजस्थान के शाही खानदान का सदस्य बताता था और जब उसके इस फर्जीवाड़े में कोई लड़की फंस जाती थी तो आरोपी उसकी निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर वसूली करता था। गोरेगांव पुलिस ने बताया कि बदनामी के डर से एक शिकायतकर्ता ने आरोपी को 4 लाख रुपए से ज्यादा दिए थे। छानबीन में उस आरोपी को रॉयल पॉम होटल से टेक्निकल हेल्प से अरेस्ट कर दिया। उसमें ऐसा मालूम होगा कि ये इंस्टाग्राम पे अपना अपना आईडी ओपन करके ये राजस्थान के राजघराने का है ऐसा दिखा के अपने फेसबुक को अपने को शो कर रहा था। उस हिसाब से उनके साथ कांटेक्ट में जो लड़की आती थी उनको चाशा दे के उनसे रिलेशन बनाता था और उनसे मनी एक्सटॉर्ट करता था। ये लेडी को जो हमारा कंप्लेंट है उसको भी ऐसा ही किया। 1 साल से उसका पहचान से उसको नज़दीकी किया, बाद में उससे पैसा मांगना चालू किया। पैसा नहीं दिया गया तुमको तुम्हारे बच्चे को मार लेगा। लास्ट 1 साल से अप्रैल 2021 से उसने अब तक उनके पास से 1,33,000 एक्सटॉर्ट करके लिया है मनी। और गुजरात के अमरेली में अमित शाह इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वही लेकर चलते। घोटाला भ्रष्टाचार थया અને ના ગણાય એટલા કૌભાંડો થયા। હમણાં એક પત્રકારે સરસ કહ્યું કે કોંગ્રેસના રાજમાં કૌભાંડો એટલા થયા કે ગણાતા નથી અને ભાજપના રાજમાં કૌભાંડો જણાતા નથી, દેખાતા નથી। આ બંને પાર્ટીઓ વચ્ચેનો ફરક છે મિત્રો। તમે મને કહો ભાઈ, રાજુલાવાળા ખાસ કરીને આ યુવાનો 2 બાજુ ઊભા છે, આ કાશ્મીર આપણું ખરું કે નહીં? જરા જોરથી બોલો, ખરું કે નહીં? કાશ્મીરની અંદરથી 370મી કલમ હટાવી જોઈતી હતી કે નહીં? जानकारी मिल रही है, फिर गुवाहाटी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम गुवाहाटी जा रहे हैं। अपने गुट के विधायकों के साथ ये दौरा करने वाले हैं। 10 निर्दलीय विधायकों के साथ रवाना। कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे। हालांकि शिंदे गुट के 3 एमएलए शामिल नहीं हैं। तानाजी सावंत, शंभू राजे देसाई, गुलाब राव पाटिल शामिल नहीं हैं। तो दोपहर 2 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे गुवाहाटी। एक बार फिर से जा रहे हैं गुवाहाटी एकनाथ शिंदे और जो जानकारी मिल रही है वहां पर वो कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे। 10 निर्दलीय विधायकों के साथ वो रवाना हुए हैं। तो अपने गुट के विधायकों के साथ ये दौरा और 10 निर्दलीय विधायक भी रवाना हुए हैं। कामाख्या मंदिर के करेंगे दर्शन। शिंदे गुट के हालांकि 3 एमएलए इसमें शामिल नहीं हैं। तानाजी सावंत, शंभू राजे देसाई और गुलाब राव पाटिल नहीं हैं शामिल।